हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां यूपीएससी की परीक्षा के लिए जीएस फाउंडेशन की सारी क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। विशेष तौर पर यह चैनल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। तो जीएस पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति और संविधान का जो खंड है, वहाँ पॉलिटी वाले सेगमेंट में आज एपिसोड नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर से मैं क्लियर कर दूं कि जीएस पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है, भारतीय संविधान का उद्भव, विकास और विशेषताएं, इसमें भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि एक टॉपिक मैंने अलग से बताया था। उसके बाद भारतीय संविधान का जो विकास है, ये अलग अलग आयामों को अपने आप में सम्मिलित करता है, अलग अलग डायमेंशंस इसमें शामिल होते हैं। तो आज भारतीय संविधान के विकास के क्रम में एक उसका जो सबसे खास डायमेंशन है कि द्वितीय विश्व युद्ध और इस समय होने वाली घटनाओं का भारतीय संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, आज हम इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो जन आंदोलनों की स्थिति देखी गई, मास मूवमेंट्स की स्थिति देखी गई, उसने संविधान के विकास को किस तरह से प्रेरित किया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ब्रिटिश अधिनियम और भारतीय संविधान का विकास डिस्कस किया। यानी आज हम चैप्टर 1 के सब टॉपिक बी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान का विकास। लेकिन यहाँ हम इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं से जोड़कर देखेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास जो है, ये सारी की सारी क्लासेस जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं। यानी संकल्पनाओं का विकास हो सके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके, और साथ ही साथ यहाँ पर इतिहास और राजनीति, आधुनिक भारत का इतिहास और इंडियन पॉलिटी जो पहला चैप्टर है, ये इन दोनों को ही शामिल करके चलता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में घटित घटनाओं को भारतीय राजनीति और संविधान के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तथ्यात्मक क्लासेस जो होंगी इस चैप्टर की, जब सारी संकल्पनात्मक वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में फिनिश करूंगा, तो एक वीडियो में मैं इस चैप्टर के जितने भी फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस होंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो तथ्यात्मक बातों की चिंता आपको नहीं करनी है। पहले संकल्पनाओं को समझिए। मैं फैक्ट्स, इंफॉर्मेशंस और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव PYQs हैं, एक एक प्रश्न और एक एक घटनाओं को अलग से पढ़ाऊंगा। तो सबसे ज़रूरी है हमारी परीक्षा में कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक में मेंशन है कि द्वितीय विश्व युद्ध और संविधान का विकास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध और इस दौरान घटने वाली घटनाओं ने संविधान के विकास को, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रेरित किया, कैसे प्रभावित किया, यही बात हमें समझनी है। कल मैं जब आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैंने जन आंदोलनों के इतिहास को बताया था। तो जो लोग भी ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, वो इसके पहले की क्लास को ज़रूर देखें, तो आप पुरानी घटनाओं से आज की क्लास को बेहतर ढंग से लिंक कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ हम किन किन इवेंट्स या घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं। तो देखो, जन आंदोलनों में कल की क्लास में मैंने कहीं ना कहीं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोड़ के समझाया था, स्वदेशी मूवमेंट से जोड़ के बताया था, असहयोग आंदोलन को जोड़ के बताया था, होम रूल लीग मूवमेंट को जोड़ के बताया था, NCM और CDM के दृष्टिकोणों को जोड़ के बताया था। तो ये 1885 की घटना है, ये 1905 की घटना है, ये 1919-20 से लेकर 22 की घटना है, ये 1916 से 1918 की घटना है, और CDM 1930 से लेकर 1932
1934 की घटना है। अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को ठीक ढंग से पढ़े होंगे तो इन घटनाओं की समझ आपको होगी। चलिए अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1939 में, यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यानी अगर मैं कहूं कि ये दशक कौन सा है तो आपका उत्तर होगा 1930s का दशक है। तो जब भी आप पॉलिटी में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले 1930s के दशक में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन घटनाओं को एक बार अपने दिमाग में रिकलेक्ट करिए, इन इंफॉर्मेशंस को जो आपने पढ़ा है। तो देखो 1930s में एक घटना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलन। और यह गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? लंदन में। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि किससे जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट से, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशंस के लिए ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था। याद करो कल की क्लास में मैंने आपके साथ साइमन कमीशन की भी एक संक्षिप्त चर्चा की थी और साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी बताया था। नेहरू रिपोर्ट 1928। तो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एक ही प्रोसेस से जुड़ी हुई अलग अलग कड़ियां हैं। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आया। भारत शासन अधिनियम 1935 आया। अच्छा, जब ये भारत शासन अधिनियम 1939 आया, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जब डिस्कशंस लंदन में चल रहे थे, उस समय भारत में भी हलचल काफी तेज थी। यानी कि जो औपनिवेशिक सरकार थी वो कुछ गलतियां करेगी इस समय, खास तौर से क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का परिपक्व चरण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सांगठनिक अभिव्यक्ति 1885 के बाद ही देखी गई और अब दौर चल रहा है 1930s का। यानी कि भारत में जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन है काफी लंबे समय तक मौजूद रह गया। डायरेक्ट ब्रिटिश रूल जब आप कहते हो तो भारत में अगर हम देखें तो 1858 के बाद अगर ये 1930s के दशक को ले लें तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी शासन, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन लगभग अगर हम ऐसे देखें तो 70 से 75 वर्षों तक डायरेक्ट ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश क्राउन का शासन रह चुका है। और अब लोगों का मोहभंग ब्रिटिश क्राउन के शासन से भी हो चुका था। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लोगों का मोहभंग था और अब जो लोगों का मोहभंग है वो ब्रिटिश क्राउन के शासन से भी हो चुका है। यानी कि ब्रिटिश क्राउन एक तरह से औपनिवेशिक शासन की नैतिक वैधता को किसी न किसी रूप में साबित करने में लगा हुआ था। कॉलोनियल गवर्नमेंट was trying to establish the moral validity of the colonial presence in India। कैसे भी वो भारत में औपनिवेशिक शासन भारतीयों के लिए ही बेहतर है, इसी बात को साबित करने में लगे हुए थे। और ये यात्रा काफी पुरानी है, व्हाइटमैन बर्डनशिप थियरी के टाइम से चली आ रही है कि भारत में शासन भारतीयों के हित में है। ऐसी एक नैतिक वैधता, मोरल वैलिडिटी उन्होंने देने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो मोरल वैलिडिटी, नैतिक वैधता देने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जो प्रोपेगेंडा तैयार किया था, वो प्रोपेगेंडा धीरे धीरे टूट रहा था। यानी अब हिंदुस्तान में लोग इस बात पे बहस करने लगे थे कि भारत में शासन भारतीयों द्वारा ही चलाया जाए और भारत का जो संविधान है वो ब्रिटिश ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार भारत का शासन चलेगा। और भारत का शासन कैसे चलेगा, ये बात ब्रिटिश संसद क्यों तय करेगी, इतनी बात लोगों को समझ में आने लगी थी। यानी ब्रिटिश ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जनमत तैयार हो रहा था। नेहरू रिपोर्ट क्या था? 1928 भारतीयों ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके भारतीय संविधान कैसा होगा इसकी एक ड्राफ्ट तैयार की, इसकी एक रूपरेखा तैयार की। इसी को तो आप नेहरू रिपोर्ट कहते हो।
यानी कि 1928 के बाद ही ये समझ लोगों में आने लगी थी और कहीं ना कहीं लोग अब पावर ट्रांसफर की दिशा में सोचने लगे थे। हालांकि आगे चलकर 1942 से 44 के बीच में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, लेकिन हाँ, लोग अब पावर ट्रांसफर या सत्ता हस्तांतरण के विषय में सोचने लगे थे। यानी अब इंडियंस ब्रिटिश सरकार से केवल रिफॉर्म्स की मांग नहीं कर रहे थे। हमारी मांग यह नहीं थी कि आप सुधार कर दो, अब हमारी मांग थी कि भारत का शासन कौन देखेगा, खुद भारतीय देखेंगे। और इसके पीछे रीजन ये था कि ब्रिटिश सरकार ने तमाम ऐसी गलतियां की जिससे कि जो औपनिवेशिक शासन है, कॉलोनियल रूल है, इसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। उन्हीं गलतियों पे आज हम चर्चा करेंगे, जिससे भारतीयों की जो आजादी की मांग थी उसकी इंटेंसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो देखो, ये जो 1935 का एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही आधारित था और इसी अधिनियम के अनुसार आगे भविष्य में भारत के शासन को संचालित होना था। आगे भविष्य में भारत के शासन को संचालित होना था। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जैसे एक दो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये पूछा कि मैं इंग्लिश मीडियम में मतलब इसको पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन समय निकाल के, मुझे चूंकि सारी वीडियोस आपको फ्री में दे रहा हूं तो उसके लिए टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन के लिए मैं बना रहा हूं और वहां पर पॉलिटिक्स में नहीं शुरू करूंगा। इंग्लिश मीडियम में मैं इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल से शुरू करूंगा। तो इंग्लिश मीडियम में हम इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ हम डेली करंट अफेयर्स, द हिंदू और एडिटोरियल्स भी लेके आएंगे। तो उसके लिए थोड़ा मतलब 1-1.5 महीने का भी समय लग जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, बहुत सारी चीज़ों से मैं फैमिलियर नहीं हूँ। तो कुछ चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ, मतलब पढ़ना नहीं सीख रहा हूँ, नॉलेज है मेरे पास, बस थोड़ा उसका एप्लीकेशन सीख रहा हूँ। क्योंकि द हिंदू और एडिटोरियल्स को पढ़ाने में थोड़े पीपीटीज और तमाम तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो 1-1.5 महीने बाद हम इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन क्लास और पूरी की पूरी डेली द हिंदू और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। तो इंग्लिश मीडियम में हम वहाँ से शुरू करेंगे। फिलहाल हिंदी मीडियम में जो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तो देखो, आगे भविष्य में भारत के शासन को संचालित किया जाएगा भारत शासन अधिनियम से। अच्छा, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी भारतीय राजनीतिक दलों को बुलावा तो दिया गया, लेकिन यहां मनमानी किसकी चली? अंग्रेजों की ही चली। यानी ये क्या था? एक तरह का फॉल्स अपीयरेंस था। ब्रिटिश सरकार ये कहेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने आपके ऊपर थोपा नहीं है, हमने सबको लंदन में बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी अलोंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के साथ, सबको एक इक्वल स्टेक होल्डर्स की तरह, समान भागीदार की तरह ट्रीट किया गया और तब भारत शासन अधिनियम लाया गया। लेकिन हम सबको पता था कि कहानी ऐसी नहीं थी, यह हमारे ऊपर थोपा ही गया था। अगर भारतीयों की राय को इतना ही महत्व देना था तो आप नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लेते, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया? कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया, नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो ये दिखलाता है औपनिवेशिक शासन के दोहरे चरित्र को। यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ऐसी मिस्टेक्स करती जा रही थी जिससे वो खुद ही एक्सपोज होती जा रही थी, और उसकी जो भारत में औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति की नैतिक वैधता जो है, मोरल वैलिडिटी ऑफ द कॉलोनियल प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इसको वो खुद ही कटघरे में रख रहे थे, ऐसी गलतियां वो कर रहे थे। यानी कि अब एक ऐसी घटना होने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि दो ग्रुप्स थे, और ग्रुप 1 और ग्रुप बी। ग्रुप ए का हिस्सा ब्रिटेन था, इसका हिस्सा कौन था? ब्रिटेन था। अच्छा देखो, जैसे आप विश्व युद्ध में इनके बारे में डिटेल्स से पढ़ोगे तो इस एक ग्रुप का हिस्सा ब्रिटेन था। अच्छा, भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति क्या है कि भारत
इंडिया ब्रिटेन का एक उपनिवेश है, कॉलोनी है। और केवल इंडिया एक कॉलोनी नहीं है, इंडिया के अलावा ब्रिटेन की और भी बहुत सारी कॉलोनीज थी, बट इंडिया उन सभी कॉलोनीज में सबसे लाभकारी था, प्रॉफिटेबल था। इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स जो था, इंडिया में व्यापार वाणिज्य अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी था। तो इसीलिए इंडिया को अंग्रेज क्लासिक कॉलोनी भी कहते थे, क्लासिक कॉलोनी भी कहते थे। तो भारत एक उपनिवेश था। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कौन है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने क्या किया कि ब्रिटेन ने बिना भारतीयों की राय जाने, बिना भारतीयों की राय जाने, बिना इंडियंस की ओपिनियन जाने, यह अनाउंस कर दिया, यह घोषणा कर दिया कि भारत ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। यानी इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इज इन फेवर एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ, है ना, खड़ा है। और ब्रिटेन के साथ जो दूसरी जो ग्रुप है उसके साथ खड़ा है। लेकिन अब भारत के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात थी कि ब्रिटेन ने यह जो अनाउंसमेंट किया या यह जो घोषणा की, इसमें भारतीयों की राय को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 1937 से 1939 का दौर ऐसा दौर था, 1937 से 1939 का जो दौर था, 2 वर्षों का जो समय था, यहां पर क्या था, यहां पे स्वतंत्र नहीं, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम, प्रांतीय विधानसभाएं, केंद्रीय विधानसभाएं, ये सब जो स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने तैयार किया था, भारतीयों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया था। तो एक तरह से यहां पे भारतीयों के नेतृत्व में सरकार थी। पहली बार ऐसा था कि व्हाइट क्लैड पीपल, सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए लोग, भारतीय नेता, है ना, विधानमंडलों में आ रहे थे, जा रहे थे, और भारत की पॉलिसीज कैसी होंगी इस पे बैठ के बात कर रहे थे। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था। लेकिन अब यहां पे इस सरकार को समझ में आया कि हमें अंग्रेजों ने फिर बेवकूफ बनाया है। कैसे बेवकूफ बनाया है? इन्होंने ये तो कहा कि आपकी सरकार भारतीयों द्वारा चलाई जा रही सरकार है, लेकिन ऐसी प्रतिनिध्यात्मक सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का अर्थ ही क्या है, मीनिंग क्या है, जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस प्रतिनिध्यात्मक सरकार से राय ही ना ली जाए। यानी कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, प्रतिनिधित्वात्मक निकाय या संस्थाएं विकसित करने का जो प्रयास कर रही है, यह सिवाय ढोंग के कुछ नहीं है। यानी विधानसभाओं की जो बात ब्रिटिश सरकार करती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यह सिर्फ एक दिखावा है। और भारत में उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। यह बात इनको समझ में आ गई। और यह बात भी समझ में आ गई कि भारत में विधानसभाओं की उपस्थिति केवल और केवल क्या है, दिखावा है। और साथ ही साथ ये बात आप समझ गए कि अभी भी जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, इसका एक्सेसिव कंट्रोल या अत्यधिक नियंत्रण बना हुआ है। ये बात इनको समझ में आ गई कि अभी भी कार्यपालिका का ही अत्यधिक नियंत्रण बना हुआ है और विधानसभाओं की उपस्थिति क्या है, केवल और केवल ढोंग है, फॉल्स अपीयरेंस है। जाहिर सी बात है कि असंतोष पनपेगा। और जब असंतोष पनपा तो यहां पे ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार जो 2 वर्षों तक चली थी, इनमें सभी पार्टियों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। तो ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ बिना भारतीयों की राय जाने। भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में एक पक्षकार बना लिया ब्रिटेन ने कि हमारी तरफ से हिंदुस्तान है। और चूंकि भारतीयों की राय नहीं ली गई, तो यहाँ पे सभी पार्टियों ने जो सरकार में भागीदारी जिनकी थी, इन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। ये बात, इतनी बात आपको समझनी है। और इसके बाद जब सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो
अब भारत का शासन कैसे चलेगा, सरकार, चुनी हुई सरकार ने तो इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 लाया गया और इसी के अनुसार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 आता है और इसी के अनुसार युद्ध काल में भारत के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इसी के अनुसार युद्ध काल में भारत के प्रशासन को संचालित किया जाएगा। इसी के अनुसार भारत के प्रशासन को संचालित किया जाएगा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के अनुसार। अब देखो क्या है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब जब जैसे ही यह आएगा, और मैंने कहा इस समय हिंदुस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये बात समझ में आएगा, एक्सेसिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव की पकड़ अभी भी मजबूत है, और जैसे ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 लाया गया तो भारत का शासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहा जाता था, इसने अनेक अध्यादेशों को जारी किया, ऑर्डिनेंसेस को जारी किया, अपनी इमरजेंसी पावर्स जो थी, आपातकालीन शक्तियां, इनका उपयोग करते हुए अनेक अध्यादेश जारी किए। प्रेस पर सेंसरशिप भी लगाया गया क्योंकि भारतीय राजनीतिक दल लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। वो कह रहे थे नहीं, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। तो प्रेस सेंसरशिप, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रेस सेंसरशिप, ऐसे तो प्रेस सेंसरशिप आएगा। इसके अलावा यहां पर जो मनमाने तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां की जाएंगी, उनको नजरबंद किया जाएगा, उनको जेल में रखा जाएगा, जो भी ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हैं। यानी कि जो निवारक निरोध है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसके बारे में आगे हम पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस नाम पे सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां की गई। क्योंकि ब्रिटेन एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि भारत में कंडीशंस ब्रिटेन के लिए चैलेंजिंग बने, और ब्रिटेन की पूरी कोशिश होगी कि भारतीय इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि भारतीय राजनेताओं के भी 3 वर्ग। हाँ, एक बात और बता दूं, यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है, IAS इनसाइट्स बाय सौरभ सर। तो अगर आप हिस्ट्री की घटनाओं को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बहुत डिटेल में, तो यहाँ पे टोटल 56 लेक्चर्स है। आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे इस ड्यूरेशन के लेक्चर्स हैं, और इसमें पूरे नेशनल मूवमेंट की एक एक घटना को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने बताया। हालांकि ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके मैंने पढ़ाया है, और यकीन मानिए ये क्लासेस आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर दिशा देंगी। अगर आप विश्व इतिहास की घटनाओं को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस, लगभग 25 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, जिसको जिससे आप अपनी विश्व इतिहास की भी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आराम से इन वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। लेकिन मेरी क्लासेस आप जब भी देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको पेन और पेपर के साथ बैठना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि मेरी क्लासेस में आपको प्रीलिम्स मेंस की इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही, लेकिन अगर आपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाया, स्केचेस यूज किए, डायग्राम्स यूज किए, तो आंसर राइटिंग स्किल भी मेरी क्लास में साथ साथ डेवलप होती है। एक और सूचना बता दूं, मेरा एक और चैनल है, जो बच्चे इतिहास ऑप्शनल की तैयारी हिंदी माध्यम से कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल है। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं @complete history optional फॉर UPSC, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, जिसमें मैं हिस्ट्री ऑप्शनल की फाउंडेशन क्लासेस, जैसे आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी फाउंडेशनल लेक्चर्स हैं यहाँ पे, जिसमें एक एक टॉपिक, सब टॉपिक फॉर्मेट में मैंने ऑप्शनल के टॉपिक्स को पढ़ाया है। सारी लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस हैं, और एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके जितने PYQs हो सकते हैं, जितने अब तक UPSC में पूछे गए हैं, हम उन सारे PYQs को डिस्कस करते हैं। तो इस फॉर्मेट पे मैंने पढ़ाया है ताकि YouTube के माध्यम से भी आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके, क्योंकि आज के दौर में YouTube पे आपको पढ़ा के एक फॉल्स अपीयरेंस, आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि आपकी तैयारी हो गई है, लेकिन यकीन मानिए आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है। तो उस माया जाल से आप
बाहर निकलिए। सबसे ज़्यादा शोषण उन्हीं बच्चों का होता है जिनके पास संसाधन और पैसे का अभाव होता है। आप कम फ़ी की मतलब उसमें कि भाई कम फ़ी में हम अफोर्डेबल तैयारी कर सकते हैं, 5000, 8000, 10,000 में कंप्लीट जीएस फाउंडेशन पढ़ रहे हो, तो उसमें बस आपको एक फॉल्स इम्प्रेशन, आपको एक एहसास कराया जा रहा है कि आपकी क्लासेस हो गई हैं, लेकिन आपकी तैयारी वाकई ठीक ढंग से नहीं हुई होती है। ये सारी समस्याएं थी, इन सबको देखते हुए मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है। तो आप मेरे क्लासेस को देखिए और निश्चित ही आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का मुद्दा इतना आप समझ के, डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट। तो जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से भारत का शासन हुआ तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, व्यक्तिगत अधिकार, हालांकि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, व्यक्तिगत अधिकार की हम क्या बात करें, सिविल लिबर्टीज की क्या बात करें, नागरिक स्वतंत्रताओं की, लेकिन लोगों को नागरिक स्वतंत्रताओं की समझ थी, सिविल लिबर्टीज की समझ थी, उनका बड़े पैमाने पे दमन किया। इससे भी लोगों की आंखें खुली। और देखो इसके पहले से ही, जैसे मैंने कहा कि ये 1935 का एक्ट आता है ना, एक और बात मैं आपको बताऊं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं बता ही देता हूं क्योंकि उससे आपकी संकल्पनाएं और बेहतर हो जाएंगी। जैसे देखो क्या है, ये मैंने कहा 1927 साइमन कमीशन का गठन, 1928 नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, फिर साइमन कमीशन के रिपोर्ट का सबमिट होना, फिर उस पे 1930, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए लंदन में, और इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कशंस हुए। नेहरू रिपोर्ट जो पहली बार भारतीयों द्वारा भारतीय संविधान कैसा हो, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, पहली बार भारतीयों ने अपना एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, लेकिन इस ड्राफ्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। फिर इधर 1935 का एक्ट आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इस एक्ट पे आरोप लगता है कि नेहरू रिपोर्ट को चूंकि आपने रिजेक्ट किया तो ये एक तरह से ब्रिटिश ग्रांटेड ही है, यानी इसमें अंग्रेज जरूर कह रहे हैं कि ये एक्ट बनाने में हमने भारतीयों का ओपिनियन लिया है, लेकिन ये ब्रिटिश ग्रांटेड ही है। इसी बीच यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 1935 के एक्ट के आने के बीच यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है। 1934 की ये घटना है। ये कई बार स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स वगैरह में और यूपीएससी के प्रीलिम्स में फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस में पूछा गया। 1934 की घटना है। एमएन रॉय नाम के एक एमएन रॉय नाम के एक मार्क्सिस्ट लीडर है, कम्युनिस्ट लीडर है इंडिया में, और एमएन रॉय ने कुछ आर्टिकल्स लिखे, कुछ लेख लिखे, और उन लेखों में पहली बार इन्होंने एक विचार दिया कि भारतीयों द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा होगी जो भारत के संविधान को बनाएगी। तो ये फैक्ट पूछा भी जा सकता है कि भारतीयों द्वारा बनाई गई संविधान सभा पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा बनाई गई संविधान सभा होनी चाहिए, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा बनाई गई संविधान सभा होनी चाहिए। इस बात को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने प्रकट किया, इस बात को किसने कहा, तो आंसर इसका होगा एमएन रॉय। एमएन रॉय ने ऐसा कहा कि भारतीयों द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा होनी चाहिए, यानी ब्रिटिश ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। एमएन रॉय ने कहा कि हमें ब्रिटिश ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए। पूरी तरह से संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीयों द्वारा बनाया गया होना चाहिए। ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में बैठ के भारत की जनता के लिए भारत का संविधान बनाए, ये हमें मंजूर नहीं है। यही बात एमएन रॉय ने कही कि ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में बैठकर भारत की जनता के लिए भारत का संविधान बनाए, यह हमें मंजूर नहीं है। हमें पूरी तरह से
भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान चाहिए और उसके लिए हमें एक पहले संविधान सभा चाहिए। 1930 का जो दशक था वहां एक तो पॉलिटिकल स्ट्रगल था, हमारा राजनीतिक संघर्ष था जो जन आंदोलनों के रूप में था। हम अंग्रेजी सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे थे। दूसरी तरफ समानांतर रूप से पैरेलली एक वैचारिक संघर्ष की भी स्थिति देखी गई, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की भी स्थिति देखी गई। और इस वैचारिक संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हु विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाएगा कौन। यानी क्या संविधान ब्रिटेन की संसद बनाएगी भारतीयों के लिए, या भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो देखो यहां पे ओपिनियन क्या है एम एन रॉय का, है ना, हमें ऊपर से थोपा गया संविधान नहीं चाहिए। अगर ब्रिटेन की संसद भारत के लिए संविधान बनाएगी तो यह हमेशा एक औपनिवेशिक राजनीतिक चेतना को ही दिखलाएगा, कॉलोनियल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को ही दिखाएगा, और ऐसा संविधान कभी भी नैतिक रूप से वैध, पॉलिटिकली वैलिड नहीं हो सकता। ये बात इन्होंने दी। एम एन रॉय रेडिकल ह्यूमनिज्म इस दर्शन से भी प्रेरित थे और इनका यह जो विचार था एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव पड़ी इसी विचार से, एम एन रॉय से। यानी तब एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। कंफ्यूजन क्या था कि पहले जैसे कुछ लोगों को यह लगता था कि पहले हमें आजादी मिल जाएगी, पहले हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी और संविधान सभा बनाया जाएगा कब, पहले आजादी, पहले स्वतंत्रता, फिर संविधान सभा बनेगी, फिर वो संविधान सभा संविधान बनाएगी। एम एन रॉय ने कहा नहीं, देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पे दो विचार है। एक विचार क्या है कि पहले हमें आजादी मिल जाए, पहले स्वतंत्रता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले स्वतंत्रता। एक विचार ये है कि पहले हम क्या करें, अपनी स्वतंत्रता या भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, पहले यह सुनिश्चित कर लें, पहले यह सुनिश्चित कर लें, फिर हम क्या करें, फिर हम एक संविधान सभा बनाएं, संविधान सभा बनाएं। इस संविधान सभा में सारे के सारे क्या हो, भारतीय हो, और फिर यह संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाए। एम एन रॉय ने कहा नहीं, ये विचार ठीक नहीं है। एम एन रॉय ने सीधा सीधा इस चीज को निगेट कर दिया। इनका मानना था कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संघर्ष, और साथ ही साथ हमारा जो संविधान बनाने का प्रयास है, संविधान बनाने का प्रयास, कहा ये दोनों साथ साथ होना चाहिए, समानांतर रूप से होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, साथ साथ। ये कैसे होना चाहिए, समानांतर रूप से। यानी कि हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, हम आजादी कब मिल रही है ये बाद की बात है। आप देखो इसी को एग्जीक्यूट किया गया, एम एन रॉय के विचार को ही। आप बताओ संविधान सभा कब बनी, 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ, संविधान सभा का गठन 1946 में ही तो हुआ। भारत को आजादी कब मिल रही है, 1947 में। तो संविधान सभा का गठन आजादी मिलने के पहले हो गया कि नहीं, हो गया। ये विचार तो एम एन रॉय कह रहे थे कि संविधान सभा का गठन और संविधान बनाने का प्रयास ये स्वतंत्रता के साथ साथ होगा। पहले संविधान सभा बनेगी, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण हो, हमें ये बात मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरह की बात लेके वो आते हैं। और एम एन रॉय ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया, कहा कॉम्युनल इलेक्ट्रेट या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसको हम जगह नहीं देंगे, सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम जैसी चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। और एम एन रॉय का ये जो विचार है इन्होंने कब दिया है, 1934 में। अभी मैंने आपको बताया एम एन रॉय का विचार कब है, 1934 में। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि एम एन रॉय के इस विचार को इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राजनीतिक कांग्रेस 1935-37 में, 1935-37 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एम एन रॉय के इस विचार को समर्थन भी देगी, एम एन रॉय के इस विचार को समर्थन देगी।
यानी देखो, ये तो एक कम्युनिस्ट लीडर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एम एन रॉय के विचार को माना और पहले संविधान सभा बनी। तो देखो, आज कई बार मैं देखता हूं, आज जो राजनीतिक परिदृश्य है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये इतना प्रदूषित हो चुका है कि आज के राजनेता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो थे, सबने मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन आज के जो मूढ़ टाइप के जो राजनेता हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हर समय ये बात साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग सच्चे क्रांतिकारी थे और दूसरी विचारधारा वाले क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। मतलब ये डिबेट तो सुबह से शाम तक आज भी टीवी पे चलता रहता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान तमाम विचारधाराएं थी, लेकिन उन सभी विचारधाराओं का उद्देश्य क्या था? एक ही था, भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और उस समय के राजनेताओं में इतनी मैच्योरिटी थी कि एक कम्युनिस्ट लीडर के दिए गए ओपिनियन को कौन एक्सेप्ट करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसे ही जब आप बॉम्बे प्लान पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में 1944, फिर बॉम्बे प्लान को रिफ्लेक्ट किया जाता है हमारे 5 ईयर प्लान्स में। 5 ईयर प्लान का विचार कहां से आया? तमाम ऐसी चीजें इकोनॉमी में मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पे इस तरह की विचारधारात्मक कट्टरता नहीं थी और नहीं कोई विचारधारात्मक संघर्ष थे। हाँ, आइडियोलॉजीज अलग अलग है, तो स्ट्रैटेजी क्या होगी इस बात को लेके तो थोड़ी बहुत मत विभिन्नता बनी रहती है, लेकिन इस तरह से पोर्ट्रे करना कि अलग अलग विचारधारा और अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े लोग एक दूसरे के शत्रु हों या उनमें से कुछ अंग्रेजों का साथ दे रहे हो, ये सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडियन हिस्ट्री की समझ हर एक नागरिक को होनी चाहिए। भारत में अगर एक सशक्त नागरिक समाज बनाना है तो इतिहास की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूं, तो इस चीज को आगे क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। और जैसे डीडी बासु की बुक में एक लाइन लिखी गई है और वो लाइन ये है कि द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रूटेड in the idea that constitutional legitimacy flows from popular consent, not imperial legislation। मतलब समझ गया? The demand for the constituent assembly, संविधान सभा की जो मांग है, that is rooted in the idea, वो इस विचार में निहित है कि constitutional legitimacy, संवैधानिक वैधता, कोई भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे या ब्रिटिश की पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसकी संवैधानिक वैधता किससे आती है? जन समर्थन से आती है, जनता की आकांक्षाओं से आती है, जनता की इच्छा से आती है, पॉपुलर कंसेंट से आती है। अगर ऊपर से संविधान लाके थोप दिया जाए, इंपीरियल लेजिस्लेशन हमारे ऊपर थोप दिया जाए, तो ये कहीं से भी पॉपुलर कंसेंट या जन भावनाओं या जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त नहीं करता है और यह संविधान कभी भी मोरल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इसकी संवैधानिक वैधता नहीं होगी। तो ये सारी विचार दिए एम एन रॉय ने। तो ये बात आपने समझा। चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप 1934 की बात समझ गए। 1935 में कांग्रेस ने इसे औपचारिक मांग बनाया। चलिए, अब ये तो 1935 का एक्ट, तो मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है 1939 से 1945, यही टाइम पीरियड है जिसमें यह द्वितीय विश्व युद्ध कंटिन्यू है। तो यहां पे कुछ घटनाएं होती हैं। देखो, वो घटनाएं एक मुख्य बात से प्रेरित हैं और वो मुख्य बात क्या है? देखो, ब्रिटेन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक कठिन घड़ी है और ब्रिटेन जानता है कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हमने भारतीयों का, इंडियंस का सहयोग प्राप्त कर लिया, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हमने भारतीयों का, इंडियंस का सहयोग प्राप्त कर लिया, इंडियन सपोर्ट
और कोऑपरेशन, ठीक है, किस चीज से, इंडियन कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो 3M से सहयोग कर सकते हैं। और 3M क्या है, मैन, मटेरियल एंड मनी, मैन, मटेरियल एंड मनी। भारतीयों से ऐसे सहयोग लिया जा सकता है। मैन का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की जरूरत होगी तो भारतीय युवाओं को हम क्या करेंगे, सैनिक बना लेंगे। मटेरियल का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध सामग्री की आवश्यकता होगी तो युद्ध सामग्री भी हम भारतीयों से प्राप्त कर लेंगे। जैसे जिसको एक एग्जाम्पल है ना, जिसकी स्थापना 1900 मतलब पहले हो चुकी थी। इसके बाद देखो मनी, मनी का मतलब क्या है, जैसे आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम गांधी ने क्या किया था, फंड कलेक्शन, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए चंदा मांगा था, कोष इकट्ठा किया था, तो ऐसे धन की भी आवश्यकता पूरी हो चुकी हो। तो यहाँ पे ब्रिटेन का पूरा फोकस इस बात पे होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग और समर्थन कैसे हासिल किया जाए। यानी ब्रिटेन का पूरा फोकस ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग और समर्थन किस प्रकार प्राप्त किया जाए, भारतीयों का सहयोग और समर्थन किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ये पूरा का पूरा फोकस है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग और समर्थन हम कैसे प्राप्त करें, ये मुद्दा है। अब यहाँ पे एक के बाद एक प्रस्ताव आते गए हमारे सामने, अंग्रेज प्रोपोजल्स देते गए, हमारे सामने प्रस्ताव देते गए, और हर प्रस्ताव में, हर प्रोपोजल में अंग्रेजों को यह लगता था कि हम इंडियंस को कन्विंस कर लेंगे। तो एक के बाद एक प्रोपोजल्स आते चले गए और ग्रेजुअली वो फेल भी होते चले गए, क्योंकि वो प्रोपोजल्स, वो प्रस्ताव हमारी मांगों के अनुरूप नहीं थे, हमारे डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं थे। जैसे लिन-लिथगो ऑफर, अगस्त ऑफर, ये आपने एक पढ़ा होगा, लिन-लिथगो ऑफर, अगस्त ऑफर 1939-40। आपने एक और ऑफर का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन प्रोपोजल्स, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942। आपने एक और प्रस्ताव का नाम सुना होगा जिसे हम वेवेल प्लान के नाम से जानते हैं, वेवेल प्लान के नाम से जानते हैं, वेवेल योजना 1945। और इसी वेवेल योजना पर आधारित था शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन इसी वेवेल योजना पर आधारित था। इस वेवेल प्लान के बाद फिर एक नया प्लान हमारे सामने है जिसको हम जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के नाम से, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से। अब हमें समझना है कि इन प्रस्तावों ने, जैसे लिन-लिथगो ऑफर, अगस्त ऑफर फेल, क्रिप्स मिशन प्रपोजल, है ना, इसमें कुछ अच्छी बातें थी लेकिन ओवरऑल ये फेल ही समझो। वेवेल प्लान फेल, हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान वाज सक्सेसफुल टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना, यानी कि टू अ लार्ज एक्सटेंट, अधिक सीमा तक यह सफल था, टू अ लार्ज एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल। तो इन्हीं घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम जोड़ के देखते हैं। तो देखो, लिन-लिथगो ऑफर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और ये प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत का वायसराय कौन था, तो आंसर क्या है, लिन-लिथगो। तो लिन-लिथगो, अब इस ऑफर में क्या है, भारतीयों का सहयोग और समर्थन मिल सके तो लिन-लिथगो भारतीयों को आश्वासन देता है, एश्योरेंस देता है कि भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खुलकर सपोर्ट करना चाहिए, खुलकर आना चाहिए, और ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा हम भारत में भारतीयों की संवैधानिक प्रगति को लेकर विशेष ध्यान देंगे। और साथ में एक चीज और जोड़ देता है कि माइनॉरिटी राइट्स को ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। अब ये देखो, ये बहुत जहरीला प्रावधान है। जहरीला क्यों है, आप क्या कह रहे हो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम भारत की संवैधानिक प्रगति पर ध्यान देंगे। भाई पहले ये बताओ कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म होगा, क्या लिन-लिथगो को ये बात पता है
क्या युद्ध का परिणाम लिनलिथगो को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन जीतेगा या कौन हारेगा? लिनलिथगो को तो ये भी नहीं पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीतेगा कौन, हारेगा कौन। यानी युद्ध का भविष्य क्या है, युद्ध का परिणाम क्या है, ये आपको पता नहीं है। और आप ये कह रहे हो कि भाई, है ना, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो बार बार ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की बात अंग्रेज कर देते थे ना, अल्पसंख्यक अधिकारों को हम पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, कहीं ना कहीं बार बार वो अपना डिवाइड एंड रूल प्लान, बांटो और राज करो की नीति, इससे हट नहीं रहे थे। ये इसी बात का इंडिकेशन था। तो भाई इस एश्योरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। भारतीयों को गुस्सा आ गया लिनलिथगो पे, कहा यार बहुत बकवास आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। एक तो हमसे हेल्प और सपोर्ट लेना है और इसका तेवर देखो। अच्छा, उसका तेवर क्या था लिनलिथगो का? टेक इट और लिव इट। हम आपको जो एश्योरेंस दे रहे हैं, आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार कर लो, और नहीं स्वीकार करना है अपने घर जाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदुस्तानियों को गुस्सा आया। अब गांधी जी के पास पहुंचे, कहा गांधी बाबा, अंग्रेज सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखो, एक तो मुश्किल घड़ी में है और इस समय भी उनका तेवर देखो कितना खतरनाक है। यही वो समय था जब गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह या लिमिटेड सत्याग्रह की संकल्पना दी। हालांकि इतिहास की घटना है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एश्योरेंस था, राजनीतिक आश्वासन था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट जैसी कोई चीज नहीं थी, प्रतिबद्धता जैसी कोई चीज नहीं थी। तो स्वाभाविक था कि ये प्रपोजल फेल होना था, भारतीयों को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एज अ रिजल्ट भारत में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह या सीमित सत्याग्रह, जिसको आप व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हो, उसकी शुरुआत हुई। फिर क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और क्रिप्स मिशन ये कहता है कि देखो, ये भी बार बार ये कहता है, पहली ही लाइन है कि युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वॉर। और हमारा सवाल ये होगा कि युद्ध कब समाप्त होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा, आपको पता है? अगर जर्मनी, इटली और जापान बाद में शामिल हुआ, अगर ये सारे देश शामिल हो गए, अगर ये विजयी हो गए, तो फिर क्या होगा? जापान के बारे में आप विश्व इतिहास की क्लास देखोगे तो उसमें समझोगे। तो युद्ध समाप्ति के बाद, तो क्रिप्स मिशन क्या कह रहा है? युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? युद्ध समाप्ति के बाद। हमने कहा अच्छा, पोस्ट डेटेड चेक है ये, तो पोस्ट डेटेड चेक है। क्यों हमने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस हमने मांगा था 1928 में, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस। 1930 में के बाद हम क्या मांग रहे थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। यानी 1930 से ही हम क्या मांग रहे हैं? पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये हमें इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि 1942 में, यानी डोमिनियन स्टेटस तो हमने मांगा था 1928 में, फिर हम इससे आगे बढ़ गए, हमने कहा हटाओ डोमिनियन स्टेटस, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आप 1942 में आके कह रहे हो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। इतना बेवकूफ समझ रखा है। मांगा कब? आपने दिया नहीं। जब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हो तो आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, और वो भी डोमिनियन स्टेटस अभी नहीं दे रहे हो। क्या कह रहे हो? युद्ध समाप्ति के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। हमने कहा हटाओ, ये तो बेवकूफ बना रहा है, रिजेक्ट किया। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि क्रिप्स मिशन प्रपोजल में ये कहा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो पूरी तरह से भारतीयों से निर्मित होगी। यानी कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा होगी। यानी कि भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ये बात एक्सेप्ट कर लिया क्रिप्स मिशन ने। ये तो बहुत बड़ी बात है कि संविधान सभा का गठन अभी होगा, ऐसा नहीं कहा क्रिप्स मिशन ने, कहा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। लेकिन इट वॉज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन आवर प्रोग्रेस ऑफ नेशन मूवमेंट। ये एक मील का पत्थर था कि क्रिप्स मिशन ने चलो ये माना तो। लेकिन क्रिप्स मिशन था बहुत बदमाश। इसने ये भी कहा जो प्रोविंसेस थे उनको ऑप्ट आउट का क्लॉज दे दिया।
कहा कि इस संविधान सभा में किसी प्रांत को अगर शामिल नहीं होना है तो ऑप्ट आउट कर सकता है। प्रांत चाहे तो इससे अलग हो सकते हैं। भाई ये तो हमारी एकता को तोड़ने वाला था, तो ये तो बात बहुत खराब था कि ऑप्ट आउट क्लॉज बिल्कुल अच्छा नहीं था। यानी तत्काल इमीडिएट पावर ट्रांसफर हो, ऐसी बात क्रिप्स मिशन ने नहीं कही। जो हमारा संघ होगा या संविधान सभा होगी उसमें यूनिटी बनी रहे, इसके खिलाफ भी था ये। जब वो ऑप्ट आउट क्लॉज दे रहा है तो फेल इसको होना था, तो ये मिशन फेल हुआ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें थी, और वो क्या थी कि इसने माना कि हाँ एक संविधान सभा होगी जो भारतीयों द्वारा निर्मित होगी। फिर लॉर्ड वेवेल का प्लान आता है 1945 में, और लॉर्ड वेवेल की भी कोशिश ये है कि भारतीयों का सहयोग समर्थन हासिल किया जाए। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी होता है। फिर सभी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाता है शिमला में, सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाता है, वहां पे ये प्लान डिस्कस किया जाता है। और इस प्लान में लॉर्ड वेवेल क्या कहता है? लॉर्ड वेवेल ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद, इसका पुनर्गठन होगा, इसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसको हम पुनर्गठित करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। और वायसराय को छोड़कर और मिलिट्री कमांडर इन चीफ को छोड़कर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी सदस्य होंगे, सारे के सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। क्या ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस है? नहीं। देखो कितना बेवकूफ बना रहा है। मैं फिर से कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपकी शिकायत क्या है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, इसका क्या है? एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, अत्यधिक कार्यपालिका का नियंत्रण है। तो हम उसे ठीक कर देंगे, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 से जब भारत का शासन चल रहा था तो यही प्रॉब्लम थी, एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, मनमाने ऑर्डिनेंसेस, प्रिवेंटिव डिटेंशन, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, सिविल राइट्स लिबर्टीज इनको वायलेट किया गया। तो इसने ये कहा कि देखो वायसराय रहेगा, ठीक है, कमांडर इन चीफ रहेगा, बाकी आप सारे के सारे मेंबर्स भारतीय रहोगे। और ये भी कहता है कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी भारतीय सदस्य होंगे उनमें हिंदू और मुस्लिम सदस्य दोनों की संख्या बराबर बराबर होगी। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू सदस्यों का प्रतिनिधित्व मुसलमान सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बराबर होगा। ये देखो, ये फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। ये सही नहीं था कि बार बार आप तय करने लग रहे हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर होंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप हिंदू सदस्य और मुस्लिम सदस्य इसको बराबर करने की बात करोगे तो आप एक स्कोप दे रहे हो कि मुस्लिम लीग के पास एक कॉम्युनल वीटो बन जाए। और जैसे ही मुस्लिम लीग के पास एक कॉम्युनल वीटो होगा, ये कभी भी हमारी एकता के लिए ठीक नहीं था। हालांकि इस प्लान में कोई दम नहीं था। हम तो मांग रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1930 से ही। 1942 से 44 में हमने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हमें भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि शिमला सम्मेलन में वेवेल प्लान पर सहमति नहीं बननी थी। अच्छा, अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी, ये इकोनॉमिक कंडीशन, ये डिटोरिएट हो गई, बहुत ही खराब हो गई। यानी ब्रिटेन अब इस स्थिति में नहीं था कि अपने उपनिवेशों पर बलपूर्वक नियंत्रण बनाए रख सके, क्योंकि उपनिवेशों में सिर्फ भारत ही नहीं, कई दूसरे उपनिवेशों में भी लगातार स्वतंत्रता संघर्ष हो रहे थे। तो फोर्सिबली अगर आपको उन स्वतंत्रता संघर्षों को कुचलना है तो आपको बल प्रयोग करना होगा। बल प्रयोग में कुचलने में धन, संसाधन, तमाम तरह की चीजें व्यर्थ होंगी। तो ब्रिटेन इस स्थिति में भी नहीं था कि उपनिवेशों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्षों को बलपूर्वक कुचल सके। दूसरी तरफ ब्रिटेन की खुद की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी। तीसरी चीज है कि यूएस एक नया प्लेयर बन के उभरा था और सबसे मजबूत प्लेयर बन के उभरा था, और यूएस ये कह रहा था नो टू इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। यूएस बार बार कह रहा था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद
इसको हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। एक और नया बड़ा प्लेयर बन के उभरा जिसको आप यूएसएसआर के नाम से भी जानते हो, और यूएसएसआर का भी यही कहना था, नो टू इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, स्वीकार नहीं। हालांकि इसके पीछे रीजंस अलग थे, ये दोनों अपने लिए नए बाजार की तलाश कर रहे थे, तो ऐसी दशा में ब्रिटेन के लिए संभव भी नहीं था। अब ब्रिटेन ने पावर ट्रांसफर के बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया, और जब ब्रिटेन ने सीरियसली सोचना शुरू किया पावर ट्रांसफर के बारे में, तो 1946 में ब्रिटेन लेके आता है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन की योजना। और पहली बार यहां पे भारत में भारतीयों द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा होगी। इसको पूरी तरह से स्वीकार किया गया। ये जो संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, इसका स्ट्रक्चर या ढांचा क्या होगा, इसको भी स्वीकार किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का स्ट्रक्चर या ढांचा क्या होगा, संविधान सभा में सदस्य कैसे चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे, प्रांतों की विधानसभाओं से चुने जाएंगे, 10 लाख सदस्यों पर एक संविधान सभा के सदस्य को चुना जाएगा, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसी चीज यहां पे लागू नहीं होगी, है ना। तो तमाम ऐसी चीजें तय की गई, यानी संविधान सभा का ढांचा क्या होगा इसको तय कर दिया गया। साथ ही साथ जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, इनकी भी ग्रुपिंग कर दी गई। जैसे हिस्ट्री में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे ग्रुप्स बांट दिए गए। मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर्स देखना, तो वहां हिस्ट्री में बहुत डिटेल में जाके मैंने चीजों को समझाया है। पॉलिटी में इतना तो जानना ही है हमें, क्योंकि एक तरह से रिकैप हो रहा है, बट हिस्ट्री में मैंने हिस्ट्री के अप्रोच से पढ़ाया है, यह हमें पॉलिटी के अप्रोच से पढ़ा रहा हूं, तो बहुत अंदर नहीं जा रहा हूं। यानी कि अब हालांकि इसमें भी कुछ चीजें गलत थी, जैसे ये जो प्रोविंसेस की ग्रुपिंग की गई थी, एक तरह से यहाँ पे ग्रुपिंग में कुछ इस तरह से ग्रुपिंग की गई थी कि एक तरह से पाकिस्तान को मौन स्वीकृति दे दी थी कैबिनेट मिशन प्लान ने। तो हमें बहुत सारी चीजें इसमें एक्सेप्टेबल नहीं थी, बट फिर भी संविधान सभा का बनना अपने आप में एक क्रांतिकारी और युग प्रवर्तनकारी घटना थी, तो हमने उसे एक्सेप्ट किया। यानी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा तो दिया, लेकिन ये जो ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स है, इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करके इसने कहीं ना कहीं भारत के विभाजन का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, संविधान सभा दिया। इसीलिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, और इससे गठित संविधान सभा का ईयर भी क्या है, 1946। और यही सब संविधान सभा 49 में तक हमारे संविधान को, जिसको आप 2 साल 11 महीने और 18 दिन कहते हो, तो इतना समय लगा, और इसमें संविधान सभा ने संविधान को बनाया। यानी कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा दिया, लेकिन साथ ही साथ भारत के विभाजन का बीज भी इसमें निहित था। ये बात आप समझ गए। तो कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा होगी, इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ये बातें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, हालांकि प्रीलिम्स में मैं फैक्ट्स डिस्प्ले करके पीपीटी पे पढ़ाऊंगा आपको, चूंकि कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे। और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों से किया जाएगा, और संविधान सभा के सदस्य है ना कितने होंगे, किस प्रांत से कितने होंगे, यह जनसंख्या के आधार पर एलोकेट किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य। शुरू में इनमें संख्या जो थी 389 थी, है ना। और हाँ, इस बात में सच्चाई है कि संविधान सभा में कांग्रेस का डोमिनेंस था, बहुमत था। हालांकि मुस्लिम लीग ने जगह जगह इसमें रोड़े भी डालने की कोशिश की। एक विद्वान है ग्रैनविले ऑस्टिन, यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट किसका है? ग्रैनविले ऑस्टिन का है। याद रखिएगा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह स्टेटमेंट है ग्रैनविले ऑस्टिन का। लेकिन संविधान सभा का गठन हो जाना, बन जाना, चुनौतियां इससे समाप्त नहीं हुई। मुस्लिम लीग हमारे लिए एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की तरह था।
जो बार बार पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध पैदा कर रहा था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, बहिष्कार किए। शुरू में पहले ढुलमुल रवैया था संविधान सभा को लेकर, फिर मुस्लिम लीग उसमें शामिल हुई, फिर मुस्लिम लीग ने रिजाइन कर दिया, तो बड़ा मुश्किल हमारे सामने खड़ा कर दिया था। बार बार कम्युनल राइट्स जो मुस्लिम लीग प्रमोट कर रही थी, सांप्रदायिक दंगे प्रमोट कर रही थी, इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक चैलेंज ये बन गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जिससे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक समुदाय, उसके अंदर एक विश्वास की भावना, कॉन्फिडेंस की भावना भी पनपे, ये सारी चीजें थी। हालांकि अब आप ये बात समझ गए कि भारतीय संविधान जो है जैसे औपनिवेशिक दमन या कॉलोनियल सप्रेशन का रिएक्शन नहीं है, बल्कि ध्यान से समझना, ये डीडी बासु का स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिएक्शन ऑफ कॉलोनियल सप्रेशन, बट देखो उस औपनिवेशिक दमन के कारण भारतीयों की जो चेतना, भारतीयों का जो विवेक जागृत हुआ, उस जागृति, उस विवेक का रिफ्लेक्शन है संविधान, ये बात है। हालांकि हाँ, औपनिवेशिक दमन से जुड़ता तो है, क्योंकि औपनिवेशिक दमन हुआ तो हमारी बुद्धि का लाइट जला, हमारा विवेक जागृत हुआ, और जब विवेक जागृत हुआ तब उसी का रिफ्लेक्शन हमारा संविधान है। तो एक बात तो हमने समझ ली, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जिस तरीके से अंग्रेजी सरकार ने शासन किया है, उसके पहले भी शासन किया कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो संविधान होगा उसमें इस बात पर विशेष जोर है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे मजबूती से बनाया जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध को लेकर कानून बनाना, तमाम चीजें हमारे लिए जरूरी है। संघवाद चाहिए, लेकिन एक यूनिटरी बायस इसमें होना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें हमने सीखी। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए। एक वीडियो सेपरेट में बनाऊंगा, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसमें जो फैक्ट्स होंगे, संविधान सभा में किस तरह की बहस हुई, संविधान सभा में किन किन बातों पे वैचारिक असहमति थी, उस वैचारिक असहमति को दूर कैसे किया गया, संविधान सभा कमिटीज, समितियों के माध्यम से काम किया उसने, तो अलग अलग समितियों का क्या अलग अलग रोल था, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की क्लास से आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जो हमारा औपनिवेशिक अनुभव है, कॉलोनियल एक्सपीरियंस, इसने हमारे संविधान को आकार कैसे प्रदान किया, कैसे इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि संविधान सभा बनाने की मांग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्यों की गई, संविधान सभा इतनी जरूरी क्यों थी, इसका भी उत्तर आप जान गए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाली जो घटनाएं हैं, इन्होंने भारत के संवैधानिक विकास पर किस तरह का प्रभाव डाला, इससे रिलेटेड आइडियाज भी आपके दिमाग में बनने लगे होंगे, विचार बनने लगे होंगे। क्रिप्स मिशन के बारे में अगर आपसे मैं कहूं कि मूल्यांकन करो, तो थोड़े बहुत विचार आपको क्रिप्स मिशन के बारे में भी हो गए। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ी होती तो अब तक आप एक्सपर्ट हो जाते क्रिप्स मिशन में। मैंने क्रिप्स कैबिनेट बहुत डिटेल में वहां बताया है, फ्री में अवेलेबल है, इनसाइट्स IAS बाय सौरभ सर वाले चैनल पे, आप देखिएगा उसको। क्रिप्स मिशन ऑफर्ड फ्रीडम विदाउट पावर। क्या ये बात सही है? तो जब आप क्रिप्स मिशन जानोगे तब तो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। हिस्ट्री के टॉपिक में जाके कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ना, तो कैबिनेट मिशन प्लान में मतलब उसकी पॉजिटिव्स क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये भी आप समझ पाओगे, है ना। संविधान सभा जो थी शुरू में एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। क्यों ऐसा कहा जाता है, ये बात भी आप समझ पाओगे कि संविधान सभा शुरू में एक सॉवरेन बॉडी इसलिए नहीं थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि वो ब्रिटिश योजना के तहत ही गठित हुई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्या ये था हमारे संविधान सभा में? नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हमने नहीं वो किया था। मुस्लिम लीग बार बार संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी। तो आपको पता होगा कि पार्टीशन के बाद संविधान सभा भारत के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग, है ना।
तो उसमें से जो पाकिस्तान के समर्थन में वो अलग चले गए, तब जाके ये सही मायने में भारत के लिए एक संप्रभु निकाय बन पाई, है ना। ये चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग ने संवैधानिक गतिरोध कैसे पैदा किया? जब आप इतिहास ठीक ढंग से समझेंगे तो आप इस बात को बेहतर ढंग से आंसर कर पाएंगे। भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र क्यों होना चाहिए, इस बात को भी धीरे धीरे आप समझने लगे होंगे। अगर मैं कहूँ कि भारत में संविधान जो है, यह संविधान का विकास हमारे राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट का ही एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, इस बात को भी आप समझ पाए होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1930-40 के दौरान होने वाली घटनाएं भारत के संविधान के विकास को कैसे प्रभावित करती हैं, इसमें भी लिखने के लिए आपके पास सफिशिएंट कंटेंट हो पाएगा। तो देखो, मैं बार बार इस बात पे क्यों जोर देता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, देखो यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस बड़े डायनेमिक होते हैं, तो अब ये मुश्किल नहीं होता है कॉन्सेप्ट को समझना, ये आसान रास्ता होता है कि पहले आप अपनी तैयारी को कॉन्सेप्ट के लेवल पे ठीक करो और फिर प्रीलिम्स के फैक्ट बहुत आसानी से याद होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो प्रीलिम्स के फैक्ट आप याद करोगे, बार बार भूलोगे। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को 10 बार पढ़ना है, केवल क्वेश्चन, आंसर नहीं, ताकि आपको क्वेश्चन रट जाए। फिर आपको उनका आंसर पढ़ना है, फिर आपको एक रिपीटेशन की टेंडेंसी दिखने लगेगी कि भाई प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्नों की पुनरावृत्ति का भी एक पैटर्न है। जैसे अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं, संविधान सभा की गठन, संविधान सभा होनी चाहिए भारतीयों के द्वारा बनी हुई, इसकी मांग सबसे पहले किसने की? ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। मैंने आपको आज की क्लास में बताया 1934 एम.एन. रॉय। या कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया। हाँ, संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे? संख्या, अब ये क्या है? फैक्ट 389। उसमें प्रांतों से कितने सदस्य आते थे? देशी रियासतों से कितने सदस्य आते थे? विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, तो वो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव कौन थे? संविधान सभा जो गठित हुई, प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन? तो आंसर अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। सदस्य कैसे चुने जाएंगे? प्रांतीय विधानसभाओं से। मेथड क्या होगा? एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित। क्या संविधान सभा के गठन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एरल फ्रेंचाइजी के सिद्धांतों को लागू किया गया था? आंसर होगा नहीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? ये फैक्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का शासन किस अधिनियम से चल रहा था? ऐसे तमाम ऐसे फैक्ट हैं। तो देखो, जब हम कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, फिर मैं क्या करूंगा, जैसे फैक्ट्स में, फैक्ट्स को यहां पे मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। तो उन सारे फैक्ट्स को मैं यहाँ बोर्ड पे डिस्प्ले कर दूंगा और जब मैं उन फैक्ट्स को समझाऊंगा आपको तो थोड़ा एलेबरेट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं थोड़ा एलेबरेट करूंगा उसको, आपको वो संकल्पनाएं समझ में आने लगेंगी, फैक्ट्स आपको याद होने लगेंगे। तो उन सारे फैक्चुअल डिटेल्स को हम कवर करेंगे और फिर पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव। लेकिन पहले मैं मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। बड़ा साफ और स्पष्ट बता रहा हूं, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू बाद में, मेंस के पीवाईक्यू पहले। हमारा पढ़ने का पैटर्न यही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हालांकि एक और डायमेंशन मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का, ये एक तरह से हिस्ट्री से पॉलिटी में हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए मैंने कल की भी क्लास में कहा था कि एक वीडियो ढूंढ के ला दो, कोई भी एक वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हो और ये जो पॉलिटी का जो पहला चैप्टर इसके साथ जस्टिस करता हो, न्याय करता हो, नहीं ढूंढ पाओगे। और अगर मिल जाए तो मेरे कमेंट में डालना, लेकिन वो वीडियो इस क्लास से, इस डेट के पहले की रिकॉर्डेड होनी चाहिए। नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संकल्पनाओं को समावेशित करके पढ़ाना, ठीक है। अब छोड़िए इस पे मैं क्या बोलूं, आप क्लास देखिए, इसका फायदा लीजिए। और इसके बाद एक और डायमेंशन मैं कवर करना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अलग अलग विचारधाराएं थी, जैसे आज हमने थोड़ी एम.एन. रॉय की बात कर ली, और भी कई तरह, जैसे नेहरू, गांधी, तमाम ऐसे लोग हैं, उन विचारधाराओं पे भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पॉलिटी में ज़रूरी होगा, रेलेवेंट कहीं इससे में यूज़ कर सकते हो, हिस्ट्री की क्लासेस में यूज़ कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसको आप अप्लाई अपने पूरे एग्जाम प्रोसेस में करोगे। तो अगली क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ
कि जो विचारधाराएं हैं इन्होंने संविधान के विकास को कैसे प्रभावित किया, और फिर उसके बाद में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा ने काम कैसे किया, संविधान सभा ने संविधान तैयार कैसे किया, उसके बाद इस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई हो, और इंग्लिश मीडियम के चैनल पे अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा है तो बहुत जल्द मैं उस चैनल को भी लॉन्च करूंगा, और वहाँ हम डेली करंट अफेयर्स से शुरुआत करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो टॉपिक्स हैं, और साथ ही साथ वहाँ जीएस फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स मॉड्यूल को मैं लेके चलूँगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।